हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई है उस मॉनेटरी पॉलिसी पे आधारित कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ और जिस तरीके से हम इस सेगमेंट को लेकर के चलते हैं, जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं सबसे पहले मैं उस टॉपिक को बताती हूँ, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। आज ये मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा शेड्यूल की प्रॉब्लम हो रही है। कल से सेशन लाइव आएगा 8:30, बट ये जो सेशन मैं लेकर के आई हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। दिस इज़ माई ऐप शिप्रोनॉमिक्स लाइव कोर्सेज। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अभी मेरे ऐप पर यूजीसी नेट 2026 जून के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकेंड बैच चल रहा है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट ग्रेड 1 आरपीएससी की भी लाइव क्लास चल रही है और उत्तराखंड पीजीटी की भी लाइव क्लास चल रही है। तो इन 4 क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं शिप्रोनॉमिक्स लाइव कोर्सेज और इस पर आप अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको अपडेट बता दूं। अपडेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, ये मीटिंग आरबीआई के द्वारा 4, 5 और 6 फरवरी को ये कमेटी की बैठक रखी गई थी और इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश की गई उसमें पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा गया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, पॉलिसी रेपो रेट 5.25% पर ही छोड़ दिया गया। स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की रेट को भी 5% पर रखा गया और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट को 5.5% रखा गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आरबीआई की ये पॉलिसी किस तरह की है, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल स्टैंस। बिल्कुल न्यूट्रल है क्योंकि इसमें ना तो दरों को बढ़ाया गया है ना तो दरों को घटाया गया है। आपको मैं स्टैंस पर भी 2-3 क्लासेस दे चुकी हूँ कि अगर आरबीआई के द्वारा आक्रामक नीति अपनाई जाती है तो उसको हम हॉकिश स्टैंस कहते हैं। अगर आरबीआई के द्वारा नरम नीति अपनाई जाती है तो उसको हम डॉव स्टैंस कहते हैं। और अगर आरबीआई के द्वारा नीति को अनचेंज रखा जाता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता, तो इसको हम न्यूट्रल स्टांस कहते हैं। ठीक है, तो एमपीसी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द न्यूट्रल स्टांस। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें दरों के बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है और दरों को निश्चित रख करके क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहले मैंने बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस रखे हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही इजी है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है खास करके महंगाई को नियंत्रित करना। जब भी अर्थव्यवस्था में आरबीआई के द्वारा देखा जाता है कि महंगाई नियंत्रण से बाहर हो रही है तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति को बनाया जाता है और खासकर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है, संकुचनवादी मौद्रिक नीति को। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेपो रेट का अर्थ क्या है? रेपो रेट वो दर है, इसको शॉर्ट में हम रेपोज कहते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन। जब बैंकों के द्वारा आरबीआई से लोन लिया जाता है कम समय के लिए, उस लोन के बदले अपनी कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई के पास गिरवी रखी जाती है, इस वायदे के साथ कि समय सीमा खत्म होने पर उसे रीपर्चेज कर लिया जाएगा। तो रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है। यदि रेपो रेट बढ़ता है, जो कि नहीं बढ़ा है, न्यूट्रल रखा गया है, लेकिन अगर बढ़ा दिया जाता तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते थे? जैसा आपको पता है कि रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अगर रेपो रेट बढ़ जाता तो आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाता और अगर आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाता तो बैंक क्या करती, आगे जाकर करके आगे भी महंगा लोन देती। ठीक है, तो ऋण जो है वो महंगा हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई देखती है कि आरबीआई ने रेपो रेट भी बढ़ा दिया फिर भी मार्केट में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट को
प्रभावी किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट को हम प्रलोभन की दर भी कहते हैं, टेम्पटेशन रेट। आरबीआई बैंकों को कहती है कि आपके पास जो एक्सेस रिजर्व है, अत्यधिक तरलता है, उसको आप हमारे पास रखिए, इसके बदले में हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? जिस रेट पर बैंक आरबीआई को पैसे उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीआरआर बढ़ाने से क्या होता है? बैंकों का जो कुल एनडीटीएल या कुल जमा राशि होती है वो दो जगह रखनी पड़ती है, सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास और एसएलआर के रूप में अपने वॉल्ट में। तो अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों के पास क्या होता है? सीआरआर बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों के पास जो व्यापार करने के लिए पैसे हैं, बैंक भी एक प्रकार से व्यापार ही करते हैं, तो बैंकों के पास जो पैसे होते हैं वो पैसे आरबीआई के पास कस्टडी में चले जाते हैं और बाजार में नकदी घटती है। महंगाई मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग होता है? सीपीआई। आरबीआई का महंगाई का लक्ष्य कितना है? वर्तमान में 4%। आरबीआई द्वारा बॉन्ड खरीदने से क्या होता है? आरबीआई अगर बॉन्ड का परचेज करती है तो क्या होता है? तो देखो, बॉन्ड का परचेज और बॉन्ड की सेलिंग ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के टूल्स में आते हैं। आरबीआई अगर बॉन्ड खरीदती है तो बॉन्ड आरबीआई के पास चला जाता है और पैसे जनता के पास या मार्केट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई बॉन्ड खरीद रही है, मतलब बॉन्ड आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से नगद मार्केट में जाएगा। तो जब भी कैश का फ्लो मार्केट की तरफ रहेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मनी सप्लाई बढ़ती है। यदि महंगाई बहुत अधिक है तो आरबीआई क्या करती है? ब्याज दरों को बढ़ाती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे दर्शाता है? अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 4% तक ही हेडलाइन इन्फ्लेशन रहा है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है कुल उपभोक्ता महंगाई को बताता है, जिसमें हम खाद्य और ईंधन इसको दोनों को शामिल करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव किस वजह से होता है? जिन वस्तु और सेवाओं की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है उनको अगर हम शामिल करते हैं तो वो उतार चढ़ाव हमारे हेडलाइन इन्फ्लेशन में भी आता है, जैसे खाद्य और ईंधन की कीमतें। चूंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में, कोर इन्फ्लेशन में इसको हम हटा देते हैं, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम खाद्य और ईंधन की कीमतों को भी शामिल करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में कौन से घटक शामिल होते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य, ईंधन, अन्य वस्तु और सेवाएं शामिल होते हैं। कोर इन्फ्लेशन से हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या अंतर है? कोर इन्फ्लेशन में खाद्य पदार्थों की कीमतों को और ईंधन की कीमतों को हम नहीं लेते हैं, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन का जो वैल्यू होता है, कोर इन्फ्लेशन एग्जैक्ट स्थिति को दिखाता है कि मुद्रास्फीति कैसी चल रही है। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में काफ़ी फ्लक्चुएशन वाली चीज़ें रखी जाती हैं, जिनकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन को हटाया जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम खाद्य पदार्थ और ईंधन को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हेडलाइन इन्फ्लेशन का सीधा असर किस पर पड़ता है? आम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर पड़ता है। यदि हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाते समय किस इन्फ्लेशन को प्राथमिकता देता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में अचानक से वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? अचानक से वृद्धि का कारण मॉनसून की विफलता, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतें भी लेते हैं। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, और खाद्य पदार्थों की कीमत वृद्धि क्यों होगी? अगर मॉनसून की विफलता है, पैदावार अच्छे से नहीं हुई है, तो उसका असर सप्लाई पर देखा जाएगा, और जैसे ही सप्लाई कम होगी कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। तो देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा उसको सोच करके जवाब देना, क्योंकि डायरेक्ट टू दी पॉइंट और बिल्कुल किताब से क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, क्वेश्चन थोड़े घुमा करके पूछे जाते हैं। जब ऑप्शन काफ़ी सिंपल रहता है तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है अच्छे से तो आप किसी भी सवाल का जवाब अच्छे से आप दे लेते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूट्रल स्टांस का मतलब ब्याज दरों के बारे में क्या संदेश देता है? न्यूट्रल स्टांस ये देता है कि ब्याज दर जो है ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, दोनों संभव है। न्यूट्रल रखा गया है लेकिन बढ़ और घट सकती है।
आरबीआई किस संस्था के माध्यम से स्टैंस को तय करती है? आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से इसको तय करती है। न्यूट्रल स्टैंस अपनाने से बाजार को क्या संकेत मिलता है? बाजार को संकेत मिलता है कि बाजार में अभी लचीलापन है और डेटा आधारित निर्णय लिया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये थी आज की अपडेट्स। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार का, क्योंकि न्यूट्रल स्टैंस रखा गया है और ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।